तमाम दोस्तों का दिल से बेहद शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ चंद सब्सक्राइबर बाकी हैं। क्या आप मेरा ये ख्वाब आज पूरा कर देंगे? जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ बगैर सब्सक्राइब किए मत जाएं। आपका एक सब्सक्राइबर मेरी मेहनत, उम्मीद और मुस्तकबिल बदल सकता है। दुश्मन इश्क। वो अपनी किस्मत पर फूट फूट के रो रही थी। हाथों की मेहंदी का रंग इतना गहरा आया जैसे वो यहाँ भरपूर मोहब्बतें समेटने के लिए आई है। लेकिन बदकिस्मती शायद उसका मुकद्दर ठहरी थी। तभी तो सुहाग रात में बैठकर वो आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका शौहर कमरे में आने वाला था, लेकिन उस पर इंतहाई जुल्म हुआ था, क्योंकि उसकी शादी कोई आम शादी न थी, बल्कि ये एक जबरदस्ती का सौदा था जो उसकी सुतीली माँ ने पैसों के बदले में किया था। उसका नाजुक वजूद, उसकी कम उम्री सब नज़रअंदाज कर दी गई और उसकी शादी एक अंधे से हो गई थी। फारिस हमदानी उसका शौहर, जो उम्र में उससे 12 साल बड़ा और एक नाबीना शख्स था। जुल्म तो वो हमेशा से अपनी सुतीली माँ का बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन आज इंतहा हो गई थी। ये 2 दिन पहले की ही तो बात थी, जब वो कॉलेज से वापस आई तो उसकी माँ के चेहरे पर बड़ी खुशी थी। बड़ी मुश्किल से उसे कॉलेज पढ़ने की इजाज़त मिली थी। उसने अभी बैग रखा ही था, किचन में जाने ही वाली थी, जब उसकी सुतीली माँ जरीना बेगम ने उसे आवाज़ दे के पुकारा, इधर आओ आलिया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। जरीना बेगम ने जैसे उसके इर्द गिर्द धमाके किया था। वो हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? उसकी नज़रों में हैरत थी, तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। तुमने कोई कुछ किया नहीं, बल्कि मैंने किया है तुम्हारा रिश्ता। और ये तुम्हारे लिए खुशखबरी होगी कि तुम अब इस घर से जाने वाली हो, क्योंकि तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती थी। मैं तो एक सुतीली माँ, एक डाइन हूं ना। तुम्हारी नज़र में तो तुम्हारा अब पीछा मुझसे छूटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ फारिस समदानी से। ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। तभी वो मतलजी लहजे में कहने लगी, ये आप क्या कह रही अम्मी? आपको पता है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है। अभी तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और अभी आप मेरी शादी कर रही हैं। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। उसने जैसे मिन्नतें की थी तो वो लापरवाही से कहने लगी, बस फैसला हो गया है। आज आई थी मिसेस हमदानी। वो तुम्हारे बाप जो मुझ पर लाखों को कर्जा छोड़ गया है, मैं उसे कैसे चुकाऊंगी? लोग बार बार मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं। मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है मिसेस हमदानी के बेटे के साथ। फारिस शाह तुम्हारा होने वाला शौहर है। याद रखना, तुम्हें इस पर वावेला करने की या फिर कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो दो टोक लहजे में अपना हुक्म सुनाया और ठक ठक करती कमरे में चली गई, जबकि वो सर पकड़ के वहीं बैठ गई थी। उसे तो ये तक मालूम ना था कि उसका होने वाला शौहर नाबीना है। वो तो जब निकाह नामे पर साइन कर रही थी तब उसके कान में जोया ने सरगोशी की थी, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। निकाह का लाल जोड़ा पहनकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जोया ने उसे तरस खाती निगाहों से देखा था। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे नसीब पर। फारिस समदानी है तो एक खूबसूरत शख्स, लेकिन वो देख नहीं सकता। वो एक नाबीना शख्स है। आलिया, तुम उसके साथ कैसा गुजारा करोगी? कैसे पूरी जिंदगी उसके साथ रहोगी? वो साकित नजरों से उसे देख कर रह गई थी। उस घर में हमेशा से वही होता आया था जो उसकी सौतेली माँ चाहती थी, और उसकी सौतेली माँ ने उसका सौदा बड़े फायदे में किया था। स्पार चेहरा लिए वो इस घर से रुखसत हो गई। अपनी किस्मत पर वो दिल ही दिल में हंस रही थी, लेकिन इस आलीशान महल जैसे बंगले में आने के बाद उसकी खूब आओ भगत हो रही थी। मिसेस हमदानी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो सर झुकाए लाउंज में रखे सोफे पर बैठी थी। कभी उसे अपने कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ मॉम, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा। वो नहीं चाहती थी कि ये किसकी आवाज़ है, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि इस महल जैसे घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते। सिर्फ मिसेस हमदानी थी, उसका एक बेटा जो आंखों से नाबीना था, फारिस हमदानी, और दो चार मुलाजिम थे जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। तभी मिसेस हमदानी थोड़े फासले पे खड़ी मुलाजमा से कहने लगी, अभी जाओ नई दुल्हन को फारिस के कमरे में छोड़ कर आओ, ये थक गई होंगी। उनकी आवाज़ में बहुत ही नरमी और मोहब्बत थी। परवीन ने फौरन उसे सहारा देकर उठाया, जो सुर्ख रंग के भारी काम वाले लहंगे में बहुत ही उलझी उलझी सी लग रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, ये जान करके कि उसका शौहर एक नाबीना शख्स है जो आंखों से देख ना सकता, ना उसकी खूबसूरती ना उसका पहनावा। तो फिर वो इतना तैयार किस लिए हुई है? कमरे में आते ही वो खुद को अकेला महसूस करके और भी ज्यादा रोने लगी। फिर गुस्से में उठ खड़ी हुई, मुझे कोई जरूरत नहीं है तैयार होकर बैठने की। ये दिखावा किस लिए? जब मेरा शौहर देख ही नहीं सकता तो फिर मैं इतना तैयार होकर क्यों हूँ? ये सोचकर उसने एक एक करके अपना जेवर नोचना शुरू कर दिया। सारे जेवर उसने ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिए और फिर वॉशरूम में चली आई।
वॉशरूम में इंतहाई महंगे तरीन शैम्पू, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और न जाने क्या क्या रखा था। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। तभी उसने एक सादा सा सूट पहना और बाहर आकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। अब वो बेड पे लेट गई थी। थकी हुई तो पहले ही थी, इसलिए अभी आंख लगी हुई थी कि अचानक उसे अपने करीब आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके करीब बैठा हो। जैसे ही आंख खुली तो एकदम चौंक के उठ बैठी। फारिस समदानी बिल्कुल उसकी दाएं तरफ आकर बैठ गया था। उसे पता ही ना चला जबकि वो एकदम ही घबरा के उठ बैठी थी, जबकि वो बेड से टेक लगाए पुरसुकून बैठा था, बिल्कुल खामोश। फिर बिना उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कपड़े क्यों तब्दील कर लिए? उसकी ये बात सुनकर वो हैरत से उछल पड़ी थी। उसे कैसे पता चला कि मैंने कपड़े तब्दील कर लिए हैं? वो तो आंखों से नाबीना है। तभी घबरा कर अटक अटक कर कहने लगी, वो मैं तंग आ गई थी इस भारी लिबास से। ठीक है, खैर तुम सादगी में भी बहुत ही यकीनन खूबसूरत ही होगी। ये कहते ही उसने अपना भारी और चौड़ा हाथ आलिया की तरफ बढ़ाया था, फिर उसे खुद में समेट लिया और उसकी इतनी नज़दीक कुर्बत पर घबरा गई थी। हैरत से फारिस की तरफ देखने लगी। उसकी ग्रे आंखें, खूबसूरत चेहरा, मुकम्मल मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्सियत। वो हैरत से उसे देखने लगी। ये शख्स तो नाबीना है, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लगता है जैसे रोशनी से भरपूर हैं। वो हैरत से उसे देखे जा रही थी। जो भी था, उस शख्स ने कोई तो बात थी जो पहले जिसके बारे में वो बहुत बुरा बुरा सोच रही थी, अब की इतनी किरबत पर वो बुरी तरह घबराई हुई उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। शौहर हो तुम्हारा, दूर जाने की कोशिश ना करो। फारिस के लहजे में सख्ती थी। आलिया बुत बन गई थी। शायद ये उसकी कुर्बत की मदहोशी ही थी। वो बिल्कुल बेखुद सी होती चली गई और फारिस उस पर अपना मुकम्मल हक जिता रहा था। वो तो सोच रही थी कि वो नाबीना शख्स क्या ही उससे मोहब्बत जिताएगा, क्या अपना हक वसूल करेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि फारिस समदानी की शख्सियत के कई राज छुपे हैं जो बहुत जल्द उसके सामने आने वाले हैं। अगली सुबह वो अपने कमरे में मौजूद खिड़की में बैठी थी। उसने फिरोजी कलर का खूबसूरत सूट पहन रखा था। उस सूट में वो सच में ही नई दुल्हन लग रही थी। जबकि फारिस अपनी स्टिक की मदद से न जाने कब कमरे से बाहर चला गया, उसे पता ही ना चला। अब वो बिल्कुल अकेली ही बैठी थी जब अचानक मिसेस हमदानी चली आई। वो मुस्कुराती नजरों से आलिया की तरफ देखते हुए कहने लगी, बहुत ही अच्छी लग रही हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी फारिस की दुल्हन बिल्कुल ऐसे ही हो। उनकी तारीफ पर वो सर झुका के रह गई। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? उन्होंने आलिया को उतरा हुआ चेहरा देख लिया था, तो उसने कोई जवाब ना दिया। तभी वो मायूसी से कहने लगी, मेरा फारिस जिंदगी से भरपूर एक खूबरू नौजवान था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि हादसे के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। 4 साल पहले अचानक उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी बदल गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शोहर की जुदाई के बाद मुझ पर एक और कयामत टूटने वाली है। जब फारिस की गाड़ी को एक खतरनाक हादसा हुआ, उस वक्त हमारा बिजनेस बहुत ही उतार चढ़ाव में था। वो कई दिन तक अस्पताल में रहा। उसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी। मैं घुन चक्कर बन चुकी थी। एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ घर और दूसरी तरफ डूबता हुआ बिजनेस। लेकिन मुझे सबसे अजीज थी अपने बेटे की जिंदगी। शुक्र था कि उसकी जिंदगी तो वापस आ गई थी। लेकिन डॉक्टर ने एक बुरी खबर सुनाई थी। आंखों से नहीं देख सकता था। इस हादसे ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से सदमे से खुद को बाहर निकाला, क्योंकि मुझे अपने बेटे को हौसला देना था, उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना था। वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। फिर कई साल लगे उसे इस हादसे से निकलने में। डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि एक दिन अचानक ही फारिस की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये बहुत ही कम चांस है, 100 में से 1%। फिर किस माँ की ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपने बेटी की शादी करे। इसलिए तो मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यकीनन तुम्हारे दिल में भी कई अरमान होंगे अपने होने वाले शौहर के लिए। लेकिन मेरा फारिस एक ऐसा इंसान है जिसने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिखाना। तुम इसके साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारोगी। वो अपने बेटे की तारीफें कर रही थी, जबकि आलिया गुस्से से सोच रही थी, आपका बेटा अपना हक लेना खूब जानता है। ये जानते हुए कि वो आंखों से नाबीना है, रात को जिस तरह उसने अपना हक जताया था और उसे ज़बरदस्ती उस रिश्ते पे कायम रहने पे मजबूर किया था, वो ये बात नहीं भूल सकती थी। अब वो मिसेस हमदानी की बातों का ख्याल जवाब देती। तभी धीमी और उदास लहजे में कहने लगी, आंटी, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद अभी तक सदमे की कैफियत में हूँ, क्योंकि मेरी सुतीली माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। हालांकि मैं पढ़ना चाहती थी, मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब थे, लेकिन ये सब मेरे लिए भी कबूल करना बहुत मुश्किल है। उसने बड़े भारी दिल के साथ मिसेस हमदानी की हकीकत बताई थी। तभी वो मुस्कुरा के कहने लगी, अरे तो परेशान क्यों होती हो? हमारे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पे कोई रोक टोक नहीं करूँगी।
बल्कि इस शहर की सबसे आला कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी। वो मुस्कुरा के कह रही थी। लेकिन आलिया जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि फारिस उसे एक बहुत ही सख्त मिजाज इंसान लगा था। मिसेस हमदानी रिसेप्शन करना चाहती थी वलीमे का, लेकिन फारिस ने उन्हें मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इस तमाशे करने की मॉम। मैं जानता हूँ जहाँ दो चार लोग इकट्ठे हों वहाँ बातें बनती हैं, और मैं अपने ऊपर किसी एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सख्ती से खाने की टेबल पर रिसेप्शन मना कर दिया था। आलिया भी बैठी थी, जो बराहे नाम खाना खा रही थी। फारिस ने आंखों पर ब्लैक कलर की ग्लासेस लगाई हुई थी, लेकिन न जाने क्यों आलिया उसके सामने बैठने से घबरा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी ग्रीन आंखें उस पर टिकी हैं। चश्मे के पीछे से दो आंखें मुसलसल उसे देखे जा रही हैं। हालांकि वो तो आंखों की रोशनी से महरूम था, लेकिन आलिया किसके सामने बोलती बंद हो जाती, ये सोचकर ही कि वो घबरा रही थी कि न जाने आज फारिस उसके साथ क्या सलूक करने वाला है। उसका कौन सा कोई मैका था। एक सौतेली माँ ही तो थी, जिसने न जाने मिसेस हमदानी से कितने पैसे लेकर ये निकाह का सौदा तय किया था। जब तक पापा जिंदा थे उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी ना थी, लेकिन उनके मरने के बाद तो वो बिल्कुल ही ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो गई थी। उसके उदास चेहरे पर नज़र डालते हुए मिसेस हमदानी फारिस से कहने लगी, अच्छा ठीक है, रिसेप्शन तो तुमने नहीं करना, लेकिन तुम मेरी बहू को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। मिसेस हमदानी के मुंह से ये बात सुनकर उसकी जान निकल गई थी। भला ये अंधा शख्स मुझे कैसे घुमाने फिराने ले जा सकता है? ये औरत पागल है क्या? दिल में वो सोच के रह गई थी। तभी फारिस लापरवाही से कहने लगे, मुझे क्या ज़रूरत है इसे खुश करने की, जब ये खुद ही खुश नहीं रहना चाहती। इसे ऐसे लगता है कि इस लड़के के साथ ज़बरदस्ती की गई है। मेरा ख्याल है कि आपको इससे इसके घर भेज देना चाहिए, जब ये मेरे साथ खुश नहीं है तो। फारिस के दो टोक लहजे पर आलिया की जान निकल गई थी। वो जानती थी कि वापस घर जाना मतलब कि वापस सौतेली माँ का फिर से जुल्म बर्दाश्त करना। अब न जाने वो क्या करने वाली थी, तभी जल्दी से कहने लगी, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। उसके मासूम चेहरे पर इल्तिजा थी। मिसेस हमदानी फारिस को घूरते हुए कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आलिया बहुत ही समझदार लड़की है, और उसने तुम्हें शौहर के रूप में कबूल कर लिया है। कोई बदगुमानी पैदा करने की जरूरत नहीं है। मिसेस हमदानी उसे समझा रही थी। तभी आलिया चुपके से टेबल से उठकर कमरे में आ गई। करीब ही साइड टेबल पर एक मोटी सी किताब रखी थी। वो वक्त गुजारी के लिए उसे उठाकर पढ़ने लगी। न जाने कौन सी इंग्लिश बुक थी। वो उसे गोद में रखकर न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी, जब फारिस की आवाज़ उसके कानों में आई, ये किताब जहाँ से उठाई है वहीं पे रख दो। वो एकदम ही हैरत से उछल पड़ी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये सोच करके कि इस शख्स को कैसे पता चला कि मेरे पास किताब है। क्या ये शख्स देख सकता है? क्या ये और उसकी माँ मुझे धोखा दे रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? वो हैरत से मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। उसकी खामोशी महसूस करके फारिस बेड पर बैठकर उसे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने दिल में मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मैं आंखों से महरूम हूँ इस रोशनी से जो तुम्हारी आंखों में है, लेकिन मेरी महसूस करने की हिस्स बहुत तेज है, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पे परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका लहजा दो टोक था। आलिया खामोश रही। उसकी खामोशी पर फारिस चिढ़ के कहने लगा, मैं इस खामोशी से तंग आ गया हूँ। मुझे एक हंसमुख और बातें करने वाली बीवी चाहिए थी, खामोश रहने वाली नहीं। इसलिए तुम मुझसे बातें करो, वरना इस कमरे से बाहर चली जाओ। उसके गुस्से भरे लहजे पर वो घबरा गई। जी 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 मैं क्या बातें करूं? वो बस इतना ही कह सकी थी। मुझे बताओ तुम्हारी आंखें कैसी हैं? तुम्हारे आंखों का कलर क्या है? फारिस के पूछने पर वो मतलब काटते हुए कहने लगी, मेरी आंखें बहुत ही आम से हैं, जैसे दूसरे लोगों की होती है, काली आंखें। उनमें कोई खास बात नहीं। वो उदास लहजे में कह रही थी। तभी फारिस कहने लगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में बहुत ही गहराई है। अब फिर से वो चूक गई थी। पूछे बिना न रह सकी, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि आंखों की गहराई वाले लोग बहुत ही खामोश रहते हैं, जैसे कि तुम। मैं पसंद नहीं, या फिर मेरी आंखों में महरूम, जो तुम्हें मुसलसल खुद को बदकिस्मत कह रही है। फारिस ने जैसे इसके दिल की बातें पढ़ ली थी। तभी आलिया मायूस और धीमे लहजे में कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैंने हमेशा अपनी किस्मत को खुदा पे छोड़ा है। अगर आप मेरी किस्मत में थे तो ये भी खुदा की कोई मसलत होगी। उसकी बात पर फारिस मुतमईन हो गया था। ठीक है, तो क्या उम्र भर मेरा साथ निभाओगी? फारिस ने अचानक ही अपना भारी हाथ उसके सामने किया तो वो घबरा गई। फिर झिझकते हुए उसने अपना नाजुक और खूबसूरत हाथ उसके हाथ में थमा दिया था। जो भी था अब उसे यहीं रहना था, और उसने ये जिंदगी कबूल कर ली थी। फारिस ने उसका हाथ ही नहीं थामा था, बल्कि उसे भी खुद में समेट लिया था। क्या यार, शादी कर ली और बताया भी नहीं? किसी की भारी आवाज पर सोफे पर बैठी आलिया एकदम ही जोर से उछली थी, जबकि उसके सामने वाले सोफे पर फारिस बैठा था। आने वाला शख्स अल्तमिश दुरानी था।
जो फारिस का बचपन का दोस्त था, उसकी आमद पर फारिस के चेहरे के तासुरात बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि उसका चेहरा और भी स्पार्ट हो गया था। अल्तमिश ने पहली नज़र में आलिया की तरफ देखा और बेसाख्ता कहा, ओहो, ये है तुम्हारी बीवी। फारिस वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आलिया अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। उसके गाल सुर्ख लाल हो गए थे और वो अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे अल्तमिश की निगाहें अच्छी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर से उसके दिल में इस तरह बढ़ता जा रहा था, जैसे कुछ लम्हे पहले ही उसे अंदाजा हो कि ये शख्स सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि माजी में फारिस के साथ गहरी दोस्ती और एक राज भी रखता है। फारिस समदानी जो बिल्कुल खामोश बैठा था, अल्तमिश की बात पर सिर्फ सर हिलाकर अंदरूनी गुस्से और बेचैनी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके जहन में वो दिन ताज़ा थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और कारोबार में वो और अल्तमिश पार्टनरशिप में थे। तब उसी मौके पर अल्तमिश ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सारा कारोबार अपने कब्जे में ले लिया था और फारिस को धोखा देकर बताया था कि बिजनेस में बहुत ही नुकसान हुआ है। लेकिन असल हकीकत ये थी कि अल्तमिश ने फारिस की मासूमियत और भरोसे का फ़ायदा उठाकर अपने लिए सब कुछ हड़प लिया था। ये सोचकर फारिस के दिल में तनाव और गुस्सा दोबारा उभरा था, लेकिन आलिया के सामने उसने अपनी कैफियत छुपाई, क्योंकि अभी आलिया को ना तो कुछ मालूम था और ना ही ये वो समझ सकती थी कि उसकी ज़िंदगी के पीछे कितने बड़े राज छुपे हैं। अल्तमिश थोड़ा फासले पे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर आलिया की तरफ देखते हुए बोला, वाकई ये दुल्हन तो किसी शाही महल की मलका लग रही है। मैं तो हैरान हूँ फारिस, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी बनाया। आलिया ने चूम कर अल्तमिश की तरफ देखा। दिल धड़क रहा था, लेकिन अभी तक वो समझ ही ना पाई कि फारिस का इसके लिए रवैया कितना संजीदा और सख्त था। और अल्तमिश की आमद उसे कुछ अजीब लग रही थी, जैसे ये मुस्कुराहट और तारीफ में कुछ छुपी हुई है। फारिस ने बगैर कोई जवाब दिए सिर्फ अपना चेहरा हल्का सा घुमाया। उसके लहजे में सर्दी थी, जिससे अल्तमिश फौरन अंदाज़ा लगाकर शायद वो खुश नहीं है, लेकिन उसका दिल खुशी से धड़क रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि अब फारिस आंखों से महरूम हो चुका है और उसे सारा बिजनेस उसके पास है। वो पहले दिन से अपने मंसूबे के मुताबिक चला आ रहा था। अब इसे खुशी थी कि किस्मत ने फारिस को महदूद कर दिया और वो अपनी मुकम्मल फतह में है। अल्तमिश ने आलिया की तरफ झुककर कहा, वाकई ये लड़की तुम्हारे लिए सही इंतखाब है। फारिस, तुम्हें खुशनसीब होना चाहिए। आलिया, तुम्हारे दिल में भी उम्मीद होगी कि तुम्हें इस घर में इज्जत और खुशी मिलेगी। आलिया ने धीमी लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी सब कुछ नया है और मेरे दिल में ये सब कबूल करने का अमल अभी शुरू हुआ है। अल्तमिश ने खुशदिली से कहा, वक्त के साथ सब कुछ आसान और वाज़ेह हो जाएगा। तुम्हें भी हकीकत समझ आ जाएगी। आलिया ने उदास नज़र से कहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई धोखा ना हो और मैं अपने होने वाले शौहर के साथ खुश हूँ। अल्तमिश ने अंदर से मुस्कुरा के कहा, तुम्हें फिक्र की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। और फारिस, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब तुम्हारी ताकत महदूद है। तुम्हें इस लड़की की कदर करनी चाहिए, तुम्हारे नाबीना होने के बावजूद, जिसने तुमसे शादी की है। आलिया के दिल में ये बातें खौफ पैदा कर रही थी, क्योंकि वो फारिस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने सोचा कि शायद वो अभी तक कुछ नहीं समझ सकी, लेकिन फारिस की आंखों की खामोशी और अल्तमिश की बातों के पस मंज़र में एक धोखा छुपा हुआ था, जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। अल्तमिश ने दोबारा कहा, वैसे आप एक निहायत खूबसूरत लड़की हैं और आपका नाम जान सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर आलिया से पूछा था, तो वो धीमे लहजे में कहने लगी, मेरा नाम आलिया है। लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि फारिस को अल्तमिश की मौजूदगी बहुत ही बुरी लग रही है। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा था। फारिस के लबों पर एक लम्हे के लिए सख्ती थी, लेकिन उसके अंदर एक मंसूबा और सब्र छुपा हुआ था। आलिया ने धीरे से कहा, मैं अपने दिल की सुनने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया और खौफनाक है और मुझे भी समझना है कि इस नए घर में मैं कैसे अपने जज्बात को संभालूं। फारिस ने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा, आलिया, बस इतना याद रखो कि मेरी दुनिया में सिर्फ तुम और मैं हूँ और बाकी सब लोग सिर्फ पसे मंजर में हैं। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता और मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ। आलिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाकर फारिस के हाथ के करीब ले गई और कहा, मैं कोशिश करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने की, हर एहसास को समझने की और तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की। फारिस ने अपना हाथ आहिस्ता उसके हाथ के गिर्द लपेटते हुए कहा, यही काफ़ी आलिया, यही काफ़ी है। लाओश में अल्तमिश का नज़ारा, आलिया की मासूमियत और फारिस की खामोशी एक नायाब कशमकश पैदा कर रही थी, जैसे वक्त यहाँ थम गया हो और हर लम्हा अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। अल्तमिश ने दूर खड़े होकर नफरत भरी निगाहों से फारिस की तरफ देखा था। क्या समझता है ये अंधा खुद को? इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करके बैठ गया है, इसे तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगा।
तुम्हारी अब हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्तमिश तुरानी है और कोई नहीं। अल्तमिश के जाने के बाद फारिस ने खामोशी इख्तियार की और आलिया ने अपने दिल में सोचा कि शायद ये लम्हा उसकी ज़िंदगी के सबसे हिसास और नाजुक लम्हे हैं, और अब हर एहसास, हर लम्हा उसे पूरी तरह महसूस करना है। चंद दिन गुजर गए थे। उन दोनों में आलिया ने कोशिश की थी कि ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारे। वो जान गई थी कि फारिस अल्तमिश से नफरत करता है, और अगर वो उसके सामने ज़्यादा आएगी तो न जाने क्या मसला खड़ा हो जाएगा। मगर इस बड़े से घर में हर वक्त कमरे में बंद रहना भी आसान न था। उस दिन दोपहर के वक्त वो लाउंज में बैठी थी। सामने शीशे की बड़ी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, और वो खामोशी से सोफे के कोने पे बैठी किसी ख्याल में गुम थी कि अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और अंदर अल्तमिश दौरानी दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी नज़रें सीधा आलिया पे जाके रुक गईं। आलिया ने जैसे उसे देखा, उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन नज़रें झुकाकर सीधी बैठ गई। उसे याद था कि फारिस ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अल्तमिश उसका दुश्मन है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके सामने ज़्यादा देर बैठे। उसी वक्त फारिस भी अपनी स्टिक के सहारे लाउंज में आ गया। अल्तमिश ने आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है यार, शादी कर ली और बताया भी नहीं। फारिस का चेहरा सख्त हो गया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। आलिया को साफ महसूस हो रहा था कि अल्तमिश की नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ रही हैं। वो बेचैन हो गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा हो। दिल में यही ख्याल आया कि बेहतर है यहाँ से चली जाऊं। वो आहिस्ता से सोफे से उठी और बिना कुछ कहे कमरे की तरफ चल दी। उसके जाते भी अल्तमिश की नज़रें उसके पीछे तक जाती रहीं। लाउंज में अब सिर्फ फारिस और अल्तमिश रह गई थी। कुछ देर बाद दोनों के दरमियान आम सी बातें होती रहीं, मगर अल्तमिश का ध्यान कहीं और था। अचानक वो सोफे से उठा और बोला कि मैं अभी आया। फारिस को लगा शायद वो फ़ोन करने जा रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उधर आलिया अपने कमरे में आकर बेड के किनारे बैठ गई थी। वो अभी तक बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अल्तमिश की निगाहों में उसे ऐसा क्या महसूस हुआ जिसे वो अजीब अंदाज में देख रहा था। वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आलिया ने चौंक कर सर उठाया तो दरवाजे पे अल्तमिश खड़ा था। उसे देखकर आलिया फौरन खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। वो समझ ही ना पाई कि ये यहाँ क्यों आया। अल्तमिश आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी नज़रें अब भी आलिया पर थी। आलिया एकदम पीछे हटकी। अल्तमिश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे दो बातें करने आया हूँ। आलिया ने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, फारिस लाउंज में है। अल्तमिश हल्का सा हंसा और बोला कि फारिस को क्या पता चलेगा, वो तो देख भी नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर आलिया के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर वो खामोश रही। अल्तमिश ने चंद कदम और करीब आकर उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, सच बताओ, तुम जैसी खूबसूरत लड़की की किस्मत देखकर मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। आलिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अल्तमिश ने बात जारी रखी, तुम्हारी शादी एक अंधे से हो गई, इतनी कम उम्र हो तुम और इतनी खूबसूरत भी। आलिया का दिल एकदम धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सिर्फ इतना बोल सकी, ये मेरी किस्मत है। अल्तमिश ने सर हिलाकर, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, किस्मत भी कभी कभी इंसान के साथ बहुत बड़ा मजाक कर देती है। तुम जैसी लड़की को तो किसी ऐसे शख्स के साथ होना चाहिए था जो तुम्हें देख सके, तुम्हारी खूबसूरती को महसूस कर सके। आलिया वाकई घबरा गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अल्तमिश की बातों का मतलब कुछ और है। वो फौरन बोली, मुझे लगता है कि आपको वापस लाउंज में जाना चाहिए, फारिस अकेले हैं। अल्तमिश ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा के बोला, ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना आलिया, तुम वाकई ही बहुत ही खूबसूरत हो, इतना कि किसी का भी दिल तुम पे आ सकते हैं। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही आलिया ने गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो गया था कि अल्तमिश की नज़रें और उसकी बातें बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब उसे फारिस की बात याद आ रही थी कि अल्तमिश उसका दुश्मन है। आलिया के दिल में पहली बार अजीब सा खौफ पैदा हुआ। उसे लगा इस घर में कोई नया मसला शुरू होने वाला है। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बाद भी आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके दिल की धड़कनें अभी तक तेज थी। अल्तमिश की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि उस शख्स की नीयत ठीक नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बेड पे बैठ गई और खामोशी से सोचने लगी कि फारिस ने ठीक ही कहा था कि अल्तमिश उसका दुश्मन है। उस दिन के बाद आलिया ने कोशिश की कि वो अल्तमिश के सामने कम ही आए, लेकिन अल्तमिश भी जैसे ही कोई मौका ढूंढ रहा था,
وہ کبھی کبھار کسی نہ کسی بہانے گھر آ جاتا، کبھی فارس سے ملنے کے لیے، کبھی مسز ہمدانی کا حال پوچھنے کے لیے، مگر اس کی نظریں اکثر عالیہ کو ہی تلاش کرتی تھی۔ عالیہ کو یہ بات اب سمجھ آنے لگ گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اس سے بچ کے رہتی۔ جب بھی وہ آتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن التمش ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ باتوں باتوں میں عالیہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے۔ ایک دن لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس نے ہلکے انداز میں کہا تھا، عالیہ، تم اتنی کم عمر ہو، ابھی تمہیں زندگی کی خوشیاں دیکھنی چاہیے، مگر تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ عالیہ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، مگر اس کے دل میں یہ بات ضرور چھپ گئی تھی۔ ادھر فارس کا رویہ دن بدن بدل رہا تھا۔ شروع میں وہ تھوڑا سخت اور خاموش رہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں عالیہ کے لیے نرمی آنے لگی۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا، کبھی اس سے پوچھتا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں، کبھی کہتا اگر تمہیں کالج دوبارہ جانا ہے تو میں انتظام کر دوں گا۔ عالیہ کو بھی حیرت ہوتی کہ جو شخص پہلے اسے اتنا سخت لگا تھا اب وہ اتنا اس کا خیال رکھنے لگ گیا ہے۔ کئی بار وہ رات کو دیر تک اس سے باتیں کرتا، کبھی اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتا، کبھی اس کے خوابوں کے بارے میں۔ عالیہ کو پہلی بار لگا کہ شاید فارس برا انسان نہیں ہے، بس اس کی زندگی میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ادھر مسز ہمدانی نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی محنت سے اسے چلا رہی تھی، مگر اب عمر بڑھ رہی تھی اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر وہ تھکی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ فارس نے محسوس کیا تو وہ فوراً پوچھا، موم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسز ہمدانی نے ہلکی سی سانس لے کر کہا، بیٹا، اب بوجھ یہ بزنس سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ روز آفس جانا، حساب کتاب دیکھنا، لوگوں سے باتیں کرنا، سب کچھ اب میری بس سے باہر ہو رہا ہے۔ فارس چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، موم، اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کرتا ہوں دفتر جانے کی۔ مسز ہمدانی فوراً چونک گئی، بیٹا تم کیسے سنبھالو گے؟ تم تو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا اور بولا، دیکھ نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا ہوں، سمجھ تو سکتا ہوں۔ اگر آپ ساتھ ہوں گی تو میں کوشش ضرور کروں گا۔ مسز ہمدانی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا بیٹا واقعی بہت بہادر ہے۔ اگلے ہی دن سے ماں بیٹا دونوں آفس جانے لگی۔ ڈرائیور انہیں لے کر جاتا اور شام کو واپس چھوڑ دیتا۔ عالیہ اکثر گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ شروع میں اسے تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر پھر اس نے خود کو مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی کتاب پڑھتی، کبھی گھر کے باغیچے میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ مسز ہمدانی اور فارس آفس گئے ہوئے تھے، ملازم بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ عالیہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کے پاس کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے نیچے لاؤنج میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ اسے لگا شاید کوئی ملازم ہوگا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور اندر التمش تورانی داخل ہوا۔ عالیہ کے ہاتھ سے تقریباً کتاب چھوٹ ہی گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ آپ یہاں؟ التمش آرام سے کمرے کے اندر آ گیا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر مسکرا کے بولا، فارس اور آنٹی تو آفس گئی ہیں نا؟ عالیہ نے فوراً جواب دیا، جی۔ التمش چند قدم آگے بڑھا اور بولا، اچھا ہوا تم اکیلی مل گئی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ عالیہ کو اس کا اندازہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ فوراً بولی، آپ کو لاؤنج میں انتظار کرنا چاہیے۔ التمش ہلکا سا ہنسا اور بولا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پھر وہ سیدھا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور بولا، عالیہ، ایک بات پوچھوں؟ تم واقعی زندگی سے خوش ہو؟ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھے ہیں؟ التمش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی کم عمر ہو، اور تمہاری شادی ایک اندھے آدمی سے ہو گئی۔ عالیہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، فارس میرے شوہر ہیں۔ التمش نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، سوچو عالیہ، وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، تمہاری خوبصورتی بھی نہیں دیکھ سکتا، تمہاری آنکھوں کی چمک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اس سے کیا خوشی مل رہی ہوگی؟ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ التمش اب اور قریب آ گیا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے وہ بات کہہ دی جسے سن کر عالیہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا، عالیہ، تم فارس سے طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دے سکتا ہوں جو ایک لڑکی چاہتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے۔ اس کا دل غصے اور خوف سے بھر گیا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ التمش کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی بات ضرور اثر کرے گی۔ التمش کی بات سن کر جیسے عالیہ کے جسم میں آگ سے بھڑک گئی۔
اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ کو ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فارس جیسے بھی ہیں وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے قبول ہیں۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور بولی، اور ایک بات اچھی طرح سن لیں، میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، میں انہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آپ آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا کیونکہ وہ آپ کے دوست ہیں۔ عالیہ کی بات سن کر التمش کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے مگر نفرت بھری لہجے میں بولا، پہلے وہ میرا دوست تھا۔ اس نے لفظ دوست پر زور دیا، پھر بولا، مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جب وہ مجھے دشمن سمجھتا ہے تو میں بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں۔ وہ چند قدم اور قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، اور دشمن کو مات دینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ عالیہ کو اس کی بات سن کر واقعی ڈر محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے اور گھبراہٹ سے بولی، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر فارس اور مسز ہمدانی نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ التمش نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ عالیہ کے چہرے پر واقعی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر جاتے جاتے وہ دوبارہ رکا اور مڑ کر عالیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدی تھی۔ اس نے کہا کہ لیکن یاد رکھنا، میں دوبارہ آؤں گا، میں تمہارا جواب لینے آؤں گا اور تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عالیہ کی قدم جیسے جواب دی گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش اتنی بڑی بات کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار اس کی آخری بات گونج رہی تھی، میں دوبارہ آؤں گا تمہارا جواب لینے۔ عالیہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف فارس تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف التمش تھا جو جیسے کسی خطرے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہو گیا تھا۔ عالیہ کے دل میں عجیب سی پریشانی بھر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آنے والے دن شاید اس کی زندگی کو اور مشکل بنا دیں گے۔ التمش کے جانے کے بعد عالیہ کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ پہلے وہ اس سے بڑے گھر میں آہستہ آہستہ خود کو عادی بنانے لگی تھی، لیکن اب ہر لمحہ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف رہنے لگا تھا۔ جب بھی فارس اور مسز ہمدانی آفس جاتے اور وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی تو اس کا دل بے وجہ گھبرانے لگتا۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی، کبھی دروازے کو بار بار چیک کرتی کہ کہیں وہ بند تو ہے، کبھی اسے ایسے لگتا ابھی دروازہ کھلے گا اور التمش اندر آ جائے گا۔ اس کے ذہن میں اس کی آخری بات گونجتی رہتی، میں دوبارہ آؤں گا تمہارا جواب لینے۔ اس کے ذہن میں اس کی آخری بات گونجتی رہتی، میں دوبارہ آؤں گا تمہارا جواب لینے۔ اس خوف نے عالیہ کو اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ وہ رات کو بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی۔ کبھی اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگتی۔ فارس کو اس کے بدلتے ہوئے انداز کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی بار پوچھتا بھی تھا کہ تم ٹھیک تو ہو، مگر عالیہ ہر بار یہی کہہ دیتی کہ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ التمش والی بات بتانے سے ڈر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر فارس کو سب کچھ بتا دیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ایک دن شام کے وقت فارس اور مسز ہمدانی آفس سے واپس آئے تو عالیہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ وہ بار بار فارس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار رات کو جب وہ دونوں کمرے میں اکیلی تھی تو عالیہ آہستہ سے بولی، فارس، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فارس نے فوراً اس کی طرف رخ کیا اور بولا کہ کہو کیا بات ہے۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ کو آفس روزانہ جانا ضروری ہے؟ فارس نے حیران ہو کر کہا، کیوں؟ عالیہ نے نظریں جھکا لی، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ فارس کو واقعی حیرت ہوئی۔ وہ بولا، ڈر کیوں لگتا ہے عالیہ؟ گھر میں اتنے ملازم ہیں، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ عالیہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس کے دل میں آیا کہ سب کچھ بتا دے، مگر پھر بھی نہ جانے وہ کیوں رک گئی۔ اس نے بس اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم، بس دل گھبراتا ہے۔ فارس نے اس کی آواز میں خوف محسوس کیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اگر تم چاہو تو میں جلدی واپس آنے کی کوشش کیا کروں گا۔ عالیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ مسز ہمدانی اور فارس آفس گئے ہوئے تھے۔ عالیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ کبھی کھڑکی کے پاس جاتی، دروازے کے قریب۔ اچانک نیچے لاؤنج میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔
जो आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ आ रही थी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और अल्तमिश तौरानी अंदर दाखिल हुआ। आलिया का चेहरा जर्द पड़ गया। वो फौरन खड़ी हो गई। अल्तमिश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो आराम से कमरे के अंदर आ गया और बोला, लगता है कि तुम मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आलिया की आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? अल्तमिश ने लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारा जवाब लेने आया हूँ। उसने चंद कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अब बताओ क्या फैसला किया तुमने? आलिया ने फौरन कहा, मेरा जवाब वही है जो पहले था। मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। अल्तमिश के चेहरे पर फौरन सख्ती आ गई। उसने सर्द लहजे में कहा, सोच लो आलिया, अगर तुमने मुझे इनकार किया तो मैं अभी फारिस के पास जाके कह दूंगा कि तुम खुद मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। मैं ये भी कह दूंगा कि तुम कई बार मुझसे मिल चुकी हो और मेरे साथ ताल्लुक भी बना चुकी हो। ये सुनते ही आलिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके चेहरे पर खौफ और सदमा दोनों आ गए। वो जोर से रो पड़ी और रोती हुई बोली, खुदा के लिए ऐसे झूठ मत बोलिए। आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? उसकी आवाज़ टूट रही थी। वो कह रही थी कि सुन ले आप, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। भले ही वो एक अंधा शख्स है, लेकिन वो मेरे शौहर हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ जाऊंगी। अल्तमिश के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से आगे बढ़ के आलिया का बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आलिया खौफ से कांप रही थी। वो उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्तमिश उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगा। आलिया जोर जोर से रोने लगी और उसे धकेलने की कोशिश करने लगी। उसी लम्हे अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पे फारिस खड़ा था। आलिया ने जैसे उसे देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले ही लम्हे फारिस तेजी से अंदर आया और सीधा अल्तमिश का गिरबान पकड़ लिया। अल्तमिश चौंक गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि फारिस यहाँ कैसे आ गया। फारिस ने गुस्से से उसे जोर से धक्का दिया। अल्तमिश लड़खड़ा कर पीछे हट गया। फिर वारिस ने आहिस्ता से अपने चेहरे से ब्लैक ग्लासेस उतार दिए। उसकी आंखें सीधा अल्तमिश को देख रही थी। अल्तमिश के चेहरे का रंग बदल गया। फारिस ने सख्त लहजे में कहा, हैरान हो गए? मेरी आंखों की बिनाई 1 साल पहले ही वापस आ गई थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी को एक बार फिर शिकस्त देना चाहता था। अल्तमिश साकित खड़ा था। फारिस की आवाज में अब गुस्सा था। वो बोला कि जिस फैक्ट्री को तुमने अपना समझ लिया था, याद है उसकी बुनियाद किसने रखी थी? वो फैक्ट्री मैंने अपने नाम करवा ली है। अब तुम इसके मालिक नहीं, बल्कि मैं उसका मालिक हूँ। ये सुनते ही अल्तमिश का चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फारिस ने उसे जोर से मुक्का मारा। अल्तमिश जमीन पे गिर पड़ा। फारिस ने उसे दोबारा उठाकर दीवार से दे मारा। वो गुस्से में मुसलसल उसे मारता रहा। चंद ही लम्हों में अल्तमिश की हालत खराब हो गई। घर के मुलाजिम भी शोर सुन के वहां आ गए थे। फारिस ने सख्त आवाज में कहा, पुलिस को फोन करो। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और अल्तमिश को गिरफ्तार करके ले गई। कमरे में अब खामोशी थी। आलिया फर्श पे बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। फारिस आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया। उसने झुककर उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। आलिया उसके सीने से लगकर और ज्यादा रोने लगी। फारिस ने नरमी से उसके सर पे हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी पाकीज़गी पर मुकम्मल यकीन है आलिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम वाकई ही मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। आलिया ने रोते हुए उसकी कमीज मजबूती से थाम ली। उसी लम्हे उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ खत्म हो गया है और अब वो वाकई ही महफूज है। आलिया को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। उसने ज़िंदगी के 19 साल अपनी सौतेली माँ के घर गुजारे थे, लेकिन अब जब उसका नाम फारिस के साथ जुड़ गया था, तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ शामिल हो गई थी। ये जानकर कि जो शख्स नाबीना बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था, वो आंखों की रोशनी से महरूम नहीं था, बल्कि वो अपना सब कुछ हासिल करना चाहता था, जो उसकी ज़िंदगी से चला गया था। फारिस के संग उसकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही इन दोनों को फरियाल जैसी खूबसूरत बेटी भी मिल गई थी, जो खुदा की तरफ से उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा थी। अपनी बेटी को देखकर फारिस को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। आलिया से भी बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, ये जानकर कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया था। मिसेज हमदानी खुश थी। उनके घर की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगी थी। अल्तमिश को धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती करने के इल्ज़ाम में जेल हो गई थी। ऐसे दोस्तनुमा दुश्मन जो जिंदगियों को बर्बाद कर दी, शायद उनका अंजाम ऐसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।